24 दिसंबर 1999 शाम के लगभग 5 बजने वाले थे। इंडियन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली जा रही थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। प्लेन में 176 लोग थे, 15 थे क्रू मेंबर्स और 161 थे पैसेंजर्स। क्रिसमस और न्यू ईयर का सीजन चल रहा था और लोग बहुत अच्छे मूड में थे, फेस्टिव मूड में थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा, कभी ना भूलने वाला एक खतरनाक नाइटमेयर बन जाएगा। फ्लाइट जैसे ही इंडियन एयर स्पेस में एंटर करती है, अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है, ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। अब सबके चेहरे पर डर था, आंखों में आश्चर्य था। कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाए थे कि क्या हुआ है, लेकिन कॉकपिट पर कब्जा हो चुका था। फ्लाइट के पायलट्स को हाईजैकर्स ने जबरदस्ती अफगानिस्तान की तरफ मोड़ने को कहा। प्लेन का रुख बदलते ही इंडियन अथॉरिटीज होश में आई। दिल्ली ATC ने कनेक्ट करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं आया। भारत के लिए ये सबसे बड़ी इमरजेंसी थी। एक कमर्शियल पैसेंजर प्लेन फौरन लैंड की तरफ चला गया था और पूरी तरह हाईजैकर्स के कब्जे में आ चुका था। और सबसे शॉकिंग बात ये थी, ये सब हुआ नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट से उड़ी फ्लाइट में। वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर कई सवाल उठने लगे। Security at the airports have to be tightened. We cannot afford to make the same mistakes again. We have lived through a living hell. बाद में पता चला कि हाईजैकर्स खतरनाक वेपन्स प्लेन में चुपके से ले आए थे। ग्रेनेड्स, नाइफ्स, पिस्टल, सब कुछ इजीली ले जाने दिया गया। हाईजैकर्स टोटल 5 थे। उनका लीडर था इब्राहिम अथर, जिसकी प्लानिंग ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। ये बंदा पाकिस्तानी टेरर ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। इनका मकसद था टेररिस्ट मसूद आज़ाद, जो कि तिहाड़ जेल में बंद था, उसको छुड़ाना। प्लेन सबसे पहले लाहौर गया, मगर पाकिस्तान ने फ्यूल देने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये प्लेन गया दुबई। वहां कुछ पैसेंजर को छोड़ दिया गया, लेकिन एक पैसेंजर रूपन कटियाल, जिसकी नई नई शादी हुई थी, उसे हाईजैकर्स ने चाकू मार दिया था। उसकी मौत हो गई थी। पूरे देश में गुस्सा था। न्यूज़ चैनल्स पर नॉन स्टॉप कवरेज चल रही थी। सबका एक ही सवाल था, हमारे लोग वापस कब आएंगे। फाइनली प्लेन ने लैंडिंग किया अफगानिस्तान के कंदाहार एयरपोर्ट्स पर, और वहीं से शुरू हुई इंडिया की डिप्लोमेटिक नाइटमेयर। सबसे पहले बात समझिए, अफगानिस्तान तब तालिबान के कंट्रोल में था और तालिबान ओपनली पाकिस्तान से सिंपैथाइज करता था। भारत का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था तालिबान से। जो भी निगोशिएशन करना था वो तालिबान के थ्रू या किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू करना था। ये एक तरह से इंडिया के लिए पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिकल क्राइसिस बन गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत एक हाई लेवल क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई। उसमें शामिल थे देन NSA ब्रजेश मिश्रा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जसवंत सिंह और टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। इन्होंने तालिबान से बातचीत शुरू की, मगर तालिबान बार बार ये कह रहा था कि हमारा ये हाईजैकर्स पर कंट्रोल नहीं है। नेगोशिएशन के बीच प्लेन में पैसेंजर हर पल मौत का इंतजार कर रहे थे। ना प्रॉपर खाना था, ना पानी था। हर वक्त बंदूक की नोक पर महिलाएं और बच्चे सब एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहे थे। दोनों तरफ से टाइम निकलता जा रहा था। हर घंटे हाईजैकर्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। वो बार बार कह रहे थे कि अगर मसूद अजहर और 2 और टेररिस्ट को रिलीज नहीं किया गया तो हम एक एक पैसेंजर को मार डालेंगे। 7 दिन तक ये साइकोलॉजिकल कशमकश चली। इंडियन आर्मी स्टैंड बाय पर थी, लेकिन कंदहार पर मिलिट्री एक्शन पॉसिबल नहीं था। अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में था और अगर हमला होता तो 176 लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। इंडिया के सामने अब 2 ही ऑप्शंस थे, या तो निगोशिएशन करो या किसी को वापस जीवित मत लाओ। फाइनली 31 दिसंबर 1999 को भारत ने एक पेनफुल डिसीजन लिया। मसूद अजहर, अहमद जरगार और मुश्ताक लतीफ़, तीनों खूंखार टेररिस्ट को छोड़ दिया गया। जसवंत सिंह खुद उन्हें लेकर एक स्पेशल प्लेन में कंदाहार गए। प्लेन हाईजैकर्स ने पैसेंजर्स को वापस रिलीज किया। 176 लोग जिन्होंने मौत के 7 दिन देखे फाइनली घर पर वापस आ गए।
लेकिन ये जीत से ज़्यादा एक कॉम्प्रोमाइज़ था। मसूद अजहर बाद में जैश ए मोहम्मद का मुखिया बना और इंडिया पे कई बड़े टेररिस्ट अटैक के पीछे उसका हाथ था। पार्लियामेंट अटैक, पुलवामा ब्लास्ट, सब कुछ इसी एक डिसीजन से जुड़ा हुआ था। कंदाहार हाईजैकर्स ने इंडिया को बता दिया था कि टेररिज्म के साथ डील करने का तरीका बदलना पड़ेगा। ये एक सबक था जो लाखों के दिल पर छाप छोड़ चुका था। इस डिसीजन के बाद भारत ने एयरपोर्ट और एविएशन सिक्योरिटी को कंप्लीटली बदल दिया। हाईजैक हैंडलिंग प्रोटोकॉल बदले गए, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ज़्यादा एम्पावर किया गया, इंटेलिजेंस एजेंसीज को बेटर कोऑर्डिनेशन दिया गया। लेकिन जो लोग उस फ्लाइट में थे उनके लिए ये ज़िंदगी भर का दर्द बन चुका था। बाहर से उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर उनके दिल टूट चुके थे। और सबसे बड़ी बात, भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम अपने नागरिकों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी रियलाइज़ किया गया कि कभी कभी इमोशन से ऊपर उठकर लॉन्ग टाइम स्ट्रेटजी बनाना ज़रूरी होता है। IC-814 का हाईजैक ना सिर्फ एक एविएशन क्राइसिस था, बल्कि एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटजिक टेस्ट भी था भारत के लिए। आज जब भी हम टेररिज्म के खिलाफ खड़े होते हैं तो ये याद करना ज़रूरी है कि हमने एक भयंकर प्रयास चुकाया है अपने लोगों की जान बचाने के लिए। और ये इंसिडेंट हमेशा याद दिलाता है कि भारत चाहे जितना शांत प्रिय हो, लेकिन जब बात अपने लोगों की हो तो हम हर सीमा पार कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी जानकर कुछ महसूस हुआ, दर्द, गुस्सा या एक जज्बा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।